ग्रेविटेशन। और इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये यूनिवर्सल वर्ड लग गया, इसका मतलब क्या है? इस यूनिवर्सल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक ऐसा लॉ है जो कि हर जगह वैलिड होगा। ठीक है, कहीं भी ले जाओ पूरे यूनिवर्स में, किसी भी प्लेनेट पे ले जाओ, ये लॉ कहीं भी जाके फेल नहीं होगा, हर जगह एप्लीकेबल होगा। तो ग्रेविटेशन किसे कहते हैं? ग्रेविटेशन किसने डिस्कवर किया था? न्यूटन ने। कहानी आपको बताइए कि वो एप्पल गिरा था, है ना? कहाँ गिरा था वो एप्पल? उसके सर पे गिरा था क्या, या सामने गिरा था? सामने गिरा था। सर पे गिरता तो क्या पता, है ना, हॉस्पिटल चला जाता वो। तो एप्पल गिरा और उसने देखा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। उसने फिर उस एप्पल को क्या किया, वापस ऊपर फेंका। फिर देखा वापस नीचे आ गया। फिर उसने और जोर से फेंका, दम लगा के फेंका। जितना वो जोर से फेंका उतना तेज फेंका, लेकिन फिर वापस बार बार वो नीचे आ। फिर उसने बिल्डिंग में चढ़ के फेंका कि अब देखता हूं फेंक के, फिर भी वापस नीचे। उसने कई बार उस एप्पल को फेंका। एप्पल की जगह पे कोई पत्थर लेके फेंका, वो भी नीचे आ जाता है। यानी उसने जो भी ऑब्जेक्ट फेंका वो वापस नीचे आ जाता है। फिर जाके उसने लेबोरेटरीज में स्टडी की, है ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और लास्ट में जाकर के एक कंक्लूजन निकाला उसने कि इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी कोई भी ऑब्जेक्ट को आप फेंको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और उसका ये लॉ बना दिया उसने, है ना। तो सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पहले ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है वो पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए उसके बारे में अपन लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये एक ही टॉपिक है दोनों, या तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल दो या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल दो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या बोलोगे? एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी क्या करती है? अट्रैक्ट्स एवरी अनदर बॉडी। हर बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है बाय ए फोर्स, किसी एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है, विच इज कॉल्ड, उस फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये न्यूटन ने कहा। क्या कहा न्यूटन ने? कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट खींचती है, एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है। उस फोर्स का नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है। और उस फोर्स की जो वैल्यू है ना, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है? मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, एक है m1 और दूसरा है m2, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? r। तो ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा और ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों खींचेंगे एक दूसरे को। ये इसको अगर F4 से खींच रहा है तो ये भी इसको F4 से खींचेगा। अब F की वैल्यू क्या होगी, है ना? तो ध्यान दीजिए, इससे फोर्स का जो वैल्यू, यानी कि द वैल्यू बोल दो या फिर मैग्नीट्यूड बोल दो। वैल्यू को क्या बोल सकते हो आप? मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट मासेस। कोई से भी दो पॉइंट मास है, ठीक है, वो दो पॉइंट मास मैंने क्या क्या लिए हैं? m1 एंड m2, ठीक है, जो कितनी डिस्टेंस में सेपरेटेड है? सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, डिस्टेंस से सेपरेटेड है। उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके? इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। किसके प्रोडक्ट के? प्रोडक्ट ऑफ मासेस। वो दोनों जो मासेस है m1 एंड m2, उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है इसके अकॉर्डिंग f क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर। लिख दिया। ये लिखी मैंने इक्वेशन नंबर 1 और ये लिखी मैंने इक्वेशन नंबर 2। लिख दी। ये जो डेफिनेशन है न्यूटन ने दी उसी से इक्वेशन बनाई दोनों। यस सर। और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों से एक साथ क्या हो गया, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। लिख दिया दोनों को एक साथ, है ना। और जब भी फिजिक्स में ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अपन हटाते हैं तो क्या होता है, कोई ना कोई एक कांस्टेंट जरूर लगता है, और वो जो कांस्टेंट है वो आ गया g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बन गया फॉर्मूला। यहां पे ये g क्या है, कैपिटल G क्या है, ये एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये कौन, जी। ठीक है। और इसकी वैल्यू फिक्स है, याद रखनी है आपको। कितनी होती है, याद है क्या किसी को, 6.67 into 10 to the power -11, है ना। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट भी तो निकलेगी। यहां से g का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो केवल g का फॉर्मूला क्या आएगा, ये r स्क्वायर कहां चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में f into r स्क्वायर, और m1 m2 कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा m1 into m2। ये क्या क्या है, g का फॉर्मूला है। तो g की यूनिट क्या होगी, f तो हो गया न्यूटन, r स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई m1 m2 हो गया किलोग्राम का स्क्वायर। समझ आई बात। यस सर। अरे फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी होती है सबकी यूनिट्स होती है, यूनिट के साथ याद करना पड़ता है ना। आपसे कोई पूछे कि आपका मास कितना है, तो आप बोलते हो 40 केजी लगाते हो ना, तो केजी क्या है, यूनिट। बिना यूनिट के फिर पूरा सही आंसर नहीं हो पाता है। आप बोलो 40 क्या क्विंटल, 40 ग्राम, है ना। तो यूनिट तो लगाना जरूरी है सबके। अरे कहीं शॉप पे जाते हो आप चीनी लेने के लिए, और आप बोलते हो कि भैया 5 किलो चीनी देना, तो 5 केजी लगाया ना, क्या लगाया, 5 केजी लगाया नहीं लगाया। अगर मान लो आप केजी नहीं, उसको बोलो भैया 5 चीनी देना, है ना, तो क्या समझेगा, क्या 5 चीनी क्या दूं मैं, पता 5 ग्राम दूं या 5 केजी दूं या 5 बोरी दूं या 5 दाने दूं, है ना। इसलिए यूनिट तो लगाना फिजिक्स में जरूरी है। लगभग सबकी यूनिट्स होती है, कुछ को छोड़ के। कुछ क्वांटिटीज ऐसी है जिनकी यूनिट नहीं होती है ना। तो ये अपन ने फॉर्मूला लिखा, अपन ने इसका फॉर्मूला है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू भी कभी भी कहीं भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, पूरा का पूरा ये लॉ है आपका। कौन सा लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन में पूछता हूं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये है, देखना ध्यान से, आंसर देना। ये एक मास आपको मैंने दे रखा है m1, और एक दूसरा जो मास है वो है m2, ठीक है। ये दो मास है, इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है r, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 100 न्यूटन का। कितने न्यूटन का लग रहा है, 100 न्यूटन का। अब क्वेश्चन ये है कि इफ मास ईच मास इज डबल्ड, मास को क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस को कर दिया हमने हाफ, क्या कर दिया, हाफ कर दिया। नाउ अब बताइए मुझे, नया जो फोर्स है, न्यू फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच में नया फोर्स क्या होगा।
कैसे करेंगे, है ना। पहले कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा था, 100 न्यूटन का लग रहा था। यानी कि पहले जो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, ये लग रहा था कितने का, 100 का। अब नया फोर्स F डैश वो क्या होगा, G m1 डैश m2 डैश अपॉन r डैश का स्क्वायर, है ना। सारे चेंज हो गए, डैश डैश डैश। m1 डैश कितना हो गया, डबल 2m1, मास कितना हो गया, डबल। सीधा आप यहाँ पे भी रख सकते हो, सीधा ऊपर m1 डैश और m2 डैश जो है ना, इनकी जगह भी रख सकते हो। यहाँ पे देखिए G m1 की जगह तो डबल हो गया m1 और m2 भी डबल हो गया, और डिस्टेंस आधी हो गई r/2। ये समझ में आएगा आपको, डिस्टेंस आधी हो गई, मास डबल हो गए, है ना। इसको सोल्व करते हैं अपन, देखें क्या आता है। इसको सोल्व करेंगे तो G 2 into 2 4 m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर बाई 4। ये 4 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 4 और 4 क्या हो गया, 16 G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो कितने गुना हो गया, ये 16 टाइम्स हो गया। यानी आप इसमें इसका डिवाइड करोगे, इसमें f में f डैश का अगर आप डिवाइड करते हो तो ये क्या आएगा, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये तो f का है, डिवाइडेड बाई 16 G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गए, कट गए। और f की जगह 100 रख दोगे, f डैश अपन को फाइंड करना है, ये आ गया 1/16। तो यहां से बताइए f डैश कितना आया, 1600 मीटर। पहले फोर्स कितना लग रहा था, 100 न्यूटन का, और अब जो नया फोर्स है वो कितना लग गया, 1600 न्यूटन का फोर्स लग गया। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको करना है। तो सिंपल क्वेश्चन आता है जिसमें m1 m2 r दे रखे हैं, वो कर सकते हो सीधा सीधा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर लगा करके। ये प्रॉब्लम r और आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो अभी भी अपन ने लॉ पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कहां का काम आता है वो। तो देखिए पहला इसका पॉइंट है, फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आज अपन अर्थ पे है, नहीं तो अपन सब हवा में उड़ रहे होते। अर्थ के ऊपर है। एक कहीं ना ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि न्यूटन ने ये कहा कि इस यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो फिर ये जो दो पर्सन हैं ये एक दूसरे की तरफ चिपक क्यों नहीं जाते अट्रैक्ट होकर के? क्यों? न्यूटन ने कहा ना, इन दिस यूनिवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। तो ये आपस में अट्रैक्ट होकर चिपक जानी चाहिए, सारी पूरी दुनिया ही चिपक जानी चाहिए एक दूसरे की, है ना। तो फिर चिपक क्यों नहीं रहे? क्योंकि बताओ क्या रीजन है इसका? सर अर्थ की ग्रेविटेशन, यस, ये दोनों कहां पे, अर्थ पे है ना। यस, तो अर्थ इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसको भी अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। वो फोर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। अपन को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है इसलिए अपन एक दूसरे के नहीं चिपक रहे, समझ गए? अगर अर्थ वाला फोर्स पावरफुल ना हो तो फिर सारे पर्सन एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अर्थ इनको, अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg होता है, यानी 6 के कितने जीरो, 24, इतना मास होता है। इस पर्सन का मास कितना होगा, 60 kg हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कहा इतना मास, अर्थ वाला फोर्स पावरफुल होगा ना, ठीक है। तो अपन सब इस अर्थ पे बाइंडेड है, बाउंड है, तो किस वजह से है? इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, सारे के सारे प्लैनेट किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब चक्कर क्यों लगाते हैं? चक्कर लगाने के लिए ये ग्रेविटेशन फोर्स ही रिस्पांसिबल है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। चक्कर लगाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो सेंटर की तरफ लगता है। कोई भी बॉडी मान लीजिए सर्किल में मूव कर रही है ना, तो कोई ना कोई इसको सेंटर की तरफ खींच रहा है, तभी मूव कर रही है।
अगर ये सेंटर की तरफ नहीं खींचने वाला फोर्स बंद हो जाएगा तो ये बॉडी फिर टेंजेंशियल चली जाएगी सीधा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप एक पत्थर को रस्सी से बांध के और आप ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, अचानक मान लो यहाँ पे पत्थर है और ये रस्सी टूट जाती है, तो ये पत्थर कैसे जाएगा ऐसे, यानी कि सर्कुलर मोशन बंद हो जाएगा और लीनियर मोशन स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी किसी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई इसको सेंटर की तरफ खींच रहा है। अभी रस्सी का जो टेंशन है वो सेंटर की तरफ खींच रहा है। टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। कौन से फोर्स का? सेंट्रीपिटल। सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और उसका फॉर्मूला mv²/r होता है। क्या होता है? mv²/r। इसकी अलग से डेरिवेशन है ना। तो जब भी कोई भी किसी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका मतलब कोई ना कोई सेंटर की तरफ खींच रहा है। यहाँ पे सेंटर की तरफ कौन खींचेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो जितने भी प्लेनेट है सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है सन के और प्लेनेट के बीच में। नहीं तो चक्कर लगाएगा नहीं, सीधा चला जाएगा, टेंजेंशियल चला जाएगा। ठीक है, टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन। टाइड्स किसको बोलते हैं? लहरें उठती है ना, ठीक है, यानी कि वो इसमें भी क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, किस किसका? मून और सन का। ठीक है, कई बार जैसे पानी ऊपर की तरफ उठता है ना, समुद्र का पानी ऊपर की तरफ ऐसे हिचकोले खाता है, ऊपर उठता है फिर वापस आता है। इसका मतलब क्या होता है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको क्या कर रहा है? खींच रहा है। ठीक है, इसलिए आप एक और पॉइंट लिख सकते हो इसके अंदर। कौन सा पॉइंट हो सकता है वो? ध्यान दीजिए, जितने भी सैटेलाइट है वो किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? प्लेनेट के, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना। यानी कि मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड प्लेनेट। अर्थ इज ए प्लेनेट, मून इज ए सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होते हैं? जो प्लेनेट्स के चक्कर लगाते हैं, है ना। प्लेनेट किसके चक्कर लगाते हैं? सन के। सैटेलाइट किसके चारों चक्कर लगाते हैं? प्लेनेट के। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट? 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट। Moon is the artificial or natural? Moon is the natural satellite. And give me some examples of artificial satellites. आर्यभट्ट, इनसेट, भास्कर, रोहिणी, ये एग्जांपल्स है इसके जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, है ना। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगला जो टॉपिक है वो है फ्री फॉल। क्या? फ्री फॉल किसे कहते हैं? जब भी कोई बॉडी कैसे गिरे, कैसे गिरती है? when a body freely fall from some height under the influence of gravitational force की इन्फ्लुएंस में। मान लीजिए किसी बिल्डिंग की छत पे चढ़ करके और यहां से आपने क्या किया, ये बॉल जो है वो क्या की? फ्री फॉल की। फ्री फॉल के केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। अभी वेलोसिटी कितनी है बॉल की? 0 है ना। हाथ में पकड़ रखा 0 है ना। ये अब नीचे आएगी, यहाँ पे आते आते इसकी वेलोसिटी v होगी। क्या होगी? v होगी। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने? h। इसके ऊपर एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? नीचे की तरफ g लग रहा है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी पढ़ेंगे अपन। तो फ्री फॉल का मतलब समझ आया? फ्री फॉल यानी कि बॉडी बिल्कुल इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ में बिल्कुल फ्रीली फॉल हो रही है, गिर रही है ना। इसकी इक्वेशंस क्या होती है? इसकी इक्वेशंस भी अपन लिखेंगे। फ्री फॉल की जो इक्वेशंस है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जी के इन्फ्लुएंस में, अभी एक साथ नोट कर लेना। जी के इन्फ्लुएंस में कौन कौन सी इक्वेशंस होती है? अभी भी अपन ने ऑब्जेक्ट गिराया था ना, उस ऑब्जेक्ट में u क्या था? 0। पहली इक्वेशन क्या है मोशन की? v = u + 80।
दूसरी इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू U u square स्क्वायर प्लस 2a अब इन सब में u जीरो कर दे, u को क्या करना है, 0 जीरो कर दे, yes ठीक है। फ्री फॉल के लिए u जीरो हो जाएगा, तो फ्री फॉल नहीं है तो u जीरो नहीं होगा। ये इक्वेशन हो जाएगी v इक्वल्स टू u प्लस gt। प्लस कब आएगा, देखिए पहला केस है डाउनवर्ड मोशन। कौन सा मोशन, downward अगर बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है, इधर गिर रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, तो एक को आपको प्लस जी लेना है, ठीक है। और अगर बॉडी ऊपर की तरफ गिर रही हो, अपवर्ड मोशन, ऊपर की तरफ जा रही हो, है ना, किसी पर्सन ने यहां से एक बॉल को ऊपर फेंका u स्पीड से, इस कंडीशन में a की वैल्यू आपको माइनस जी लेनी होती है, क्योंकि अब g अपोज करेगा मोशन का, बॉल ऊपर जा रही है और g नीचे लग रहा है, तो सपोर्ट हुआ या अपोज हुआ, अपोज करता है तो माइनस, और सपोर्ट करता है तो प्लस बॉल नीचे जा रही है, g भी नीचे लग रहा है तो प्लस g। तो पहली इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस gt, दूसरी इक्वेशन s की जगह h लिख दें, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, और थर्ड हो जाएगी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। कौन से मोशन की इक्वेशन, डाउनवर्ड मोशन। तो बताओ अपवर्ड मोशन में क्या आएगी इक्वेशंस, पहली इक्वेशन क्या आएगी बताओ तो देखें, v इक्वल्स टू u माइनस dt, थर्ड सेकंड h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। सही है क्या, यही होगी ना। ये कौन से मोशन की है, अपवर्ड मोशन की है ना। लास्ट में जाकर के बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अगर कोई पूछ ले बताओ बॉडी कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, अगर आपसे कोई क्या पूछ ले, मैक्सिमम हाइट पूछ ले, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो v को जीरो कर दो आप, v को क्या कर दो, जीरो का स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh, तो बताओ 2gh कितना आया, u स्क्वायर, तो बताइए h की वैल्यू क्या आ गई, u स्क्वायर अपॉन 2g। ये फॉर्मूला लगा देना, इससे वो हाइट आ जाएगी जहां तक बॉडी जाएगी। मान लो कोई किसी ऑब्जेक्ट को आपने, है ना, 10 मीटर पर सेकंड से फेंका ऊपर, कितने से फेंका, 10 मीटर 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो कितनी हाइट तक जाएगा, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 into 10, जी की वैल्यू भी तो 10 होती है, तो क्या आंसर आया, 5 कैसे आया बताओ, 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई 2 into 10 100 by 20, 5 आया, सही है ना। चलिए अब मेरा क्वेश्चन है, आपने एक बॉल को, ठीक है, फेंका 20 की स्पीड से, है ना, बताओ बॉल वापस आपके हाथ में कितनी देर बाद आएगी, आफ्टर हाउ मच टाइम द बॉल रिटर्न्स टू योर हैंड। यू हैव थ्रोन ए बॉल बाय स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, कितने से फेंका आपने बॉल को, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, आफ्टर हाउ मच टाइम बॉल रिटर्न्स टू योर हैंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए, यू हैव थ्रोन ए बॉल बाय स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मच टाइम, सर 2 सेकंड, आफ्टर हाउ मच टाइम बॉल returns back to your hand, बॉल वापस आपके हाथ में कितने टाइम बाद लौटेगी। सबसे पहले ये देखो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालना है ना, क्या फाइंड करना है, टाइम।
तो टाइम के लिए ध्यान दीजिए, यहां v को 0 कर दें। देखो v को 0 करो, ये तो अपन ने थर्ड इक्वेशन लगाई थी पहले कौन सी इक्वेशन लगाई थी? थर्ड। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन लगती है, और टाइम निकालोगे तो आपको फर्स्ट इक्वेशन लगानी है। कौन सी? फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 0 = u - gt। क्यों 0? क्यों? लास्ट में जाके बॉल रुकेगी ना, फिर रुक के फिर वापस आती है, चाहे कुछ सेकंड के लिए रुको, रुकती जरूर है ऊपर। तो बताइए क्या आंसर आया यहाँ से? gt = u। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हुआ? u/g, है ना? तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? u/g। u कितना था? 20/10। कितना आया? 2 सेकंड। और जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो टोटल जो टाइम होगा, ठीक है, वो क्या होगा बताइए? 2t, 2 × 2। क्या आंसर आएगा इसका? 4 सेकंड आंसर आएगा। 2 सेकंड ऊपर जाने में लगेगा, ठीक है। ये बॉल कितनी हाइट अटेन करेगी? इसी क्वेश्चन को मैं इसी के अंदर ही ऐड कर देता हूं। इन अबव क्वेश्चन हाउ मच मैक्सिमम हाइट अटेन्स बाय अटेन द बॉल कितनी हाइट अटेन करेगी बता दीजिए। देखिए 20 मीटर। हाइट के लिए आप लगा दो u² / 2g। तो क्या आंसर आएगा? 20 × 20 डिवाइडेड बाय 2 × 10। क्या आंसर आया बोलो? 20 आएगा? यस सर। 20 मीटर आ गया। समझ गए? तो इक्वेशंस आपको समझ में आई? यस। एक डाउनवर्ड मोशन की और ये अपवर्ड मोशन की। डाउनवर्ड मोशन में क्या होता है कि एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ करके पर्सन बॉल को फेंकेगा नीचे, और अपवर्ड मोशन में वो नीचे से ग्राउंड से ऊपर फेंकेगा। तो फिर फ्री फॉल में क्या होता है? फ्री फॉल बताइए, डाउनवर्ड मोशन के अंदर आता है या अपवर्ड के अंदर आता है? डाउनवर्ड के अंदर आता है। यानी फ्री फॉल इसी का ही एक पार्ट है जिसमें आपको u को क्या करना है? 0 करना है। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी? v = gt। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? हाफ gt²। और थर्ड क्या हो जाएगी? v² = 2gh। यहां से ओनली v क्या आएगा? √2gh। यहां से आप t पूछे तो क्या आएगा? t, ये 2 कहां चला जाएगा? h, है ना? तो ये हो जाएगा 2h/g। रूट क्यों आया? t का स्क्वायर है ना, ठीक है। और ये v = gt, है ना। चलिए इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, ये बॉल है ना, आपने इसको फेंका, ठीक है, कितनी हाइट से फेंका? ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस बॉल को आपने, ये h एक बिल्डिंग है, यहां से आप क्या फेंक रहे हो? एक बॉल फेंक रहे हो 80 मीटर की हाइट से। यहां से आपने एक बॉल फेंकी, तो बताइए जमीन तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, और जमीन तक आते आते इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? तो टाइम के लिए ये फॉर्मूला लगा दो, और स्पीड के लिए ये फॉर्मूला लगा दो। बता दो दोनों के आंसर क्या क्या आएंगे। देखिए टाइम के लिए तो क्या आंसर आएगा, और स्पीड के लिए क्या आंसर आएगा? टाइम कितना आया? 2 × 80 डिवाइडेड बाय g। g की वैल्यू 10, अरे 9.8 होती है। अभी प्रूव भी करेंगे अपन g की वैल्यू 9.8 कैसे आई, है ना। तो क्या आंसर आया? देखो देखिए 0 से 0। 16 का रूट क्या होता है? 16 का रूट 4 सेकंड में बॉडी क्या होगी? ग्राउंड पे गिरेगी। कहां गिरेगी? ग्राउंड पे गिरेगी। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में बॉडी ग्राउंड पे गिरेगी। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? √2gh। तो 2 × g की वैल्यू 10 × हाइट कितनी थी हाइट? 80। तो बताइए क्या आंसर आया? 1600 का रूट कितना होता है? 40 मीटर पर सेकंड। जमीन तक टकराते टकराते उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 40 मीटर पर सेकंड। शुरुआत में कितनी स्पीड थी? 0।
जीरो से बढ़ते बढ़ते 10 20 30 जमीन तक आके आते 40 की स्पीड होगी। तो ये अपन ने क्या पढ़ा, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जी। डाउनवर्ड भी पढ़ लिया, अपवर्ड भी पढ़ लिया और फ्री फॉल वाला केस भी पढ़ लिया। कौन सा? फ्री फॉल के अंदर यू क्या होता है? जीरो होता है ना। फ्री फॉल की डेफिनेशन आपको पहले ही बता दी मैंने। क्या होती है डेफिनेशन? फ्री फॉल की डेफिनेशन, व्हेन ए बॉडी फ्रीली फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जी। समझ गए? अब देखिए ये एक टॉपिक और पढ़ते हैं अपन, वैल्यू ऑफ जी। ये जी है क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है ग्रेविटी का। लेकिन इसके लिए आपको ये टॉपिक आना चाहिए, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। क्या आना चाहिए? ये क्या होता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी? अर्थ भी हर बॉडी पे क्या लगाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। उस फोर्स का ही नाम क्या है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। ध्यान दीजिए ये क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन लगा रही है? एक्सर्टेड बाई अर्थ अपॉन एनी ऑब्जेक्ट, अपॉन एनी ऑब्जेक्ट। उसी को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। उसी को ही फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, है ना। ये अर्थ है। क्या है? अर्थ। अर्थ का मास है कैपिटल एम, तो अर्थ की रेडियस है कैपिटल आर। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम। अर्थ क्या करेगी? इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। तो कितना फोर्स लगाएगी? उस फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा बताना। देखिए F इक्वल्स टू क्या आएगा? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। सही है क्या? अरे मेन फॉर्मूला क्या होता है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो m1 m2 की जगह mm। ये किसका फॉर्मूला है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन फोर्स में मास का डिवाइड करने से एक्सेलरेशन होता है। अरे F इक्वल टू ma होता है ना। यस सर। F इक्वल टू ma होता है, तो a क्या होगा? F बाई m। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही g से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस एक की जगह आपको क्या लिखना है? g लिखना है ना। तो एक की जगह ही आपको g लिखना, और एक का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास। ठीक है, एक की जगह ही g लिखना है। तो फोर्स क्या होगा बताना? g m अपॉन r स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल m। ये पूरा किसका फॉर्मूला है? f का। f का फॉर्मूला तो m1 m2 होता है ना। यहाँ तो mm लिख दिया, m1 m2 क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? उनकी जगह वो वाले मास ले लिया। एक तो अर्थ का मास और दूसरा कौन सा? ऑब्जेक्ट का मास। और रेडियस तो स्मॉल r होती है, पर अर्थ से उसकी ऑब्जेक्ट कैपिटल r है। ये m से m क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बताइए g का फॉर्मूला क्या आया? g m बाई r स्क्वायर। यही आया क्या? और यहाँ पे बताइए कैपिटल M क्या है? क्या है कैपिटल M? मास ऑफ अर्थ, जो कि आपको पता है क्या? याद रखना है। R क्या है यहाँ पे? क्या है यार? रेडियस ऑफ अर्थ। ये भी आपको पता है क्या? नहीं पता आपकी रेडियस? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर है। इसको आप लिखोगे 6400 into 10 की पावर 3 मीटर। 10 की पावर 3 क्यों लगाया? 10 की पावर 3 क्यों लगाया? इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए लगाया, है ना। किसमें कन्वर्ट करने के लिए लगाया? मीटर में कन्वर्ट करने के लिए लगाया। तो बताइए, देखिए g की वैल्यू 6.67 into 10 की पावर -11 into m कितना है? 6 into 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाई r 6400 into 10 की पावर 3। इसका पूरे का क्या करना है? स्क्वायर।
इन सब को सोल्व करने के बाद में, ठीक है, आफ्टर सोल्विंग, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, इस पूरे को सोल्व करने के बाद में जो जी की वैल्यू आएगी निकल करके वो क्या आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को अप्रोक्स क्या लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अपन ने जी की वैल्यू को प्रूव किया कि कैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है।